नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में बुक में से कालिदास के विषय में अध्ययन करेंगे। भूमिका। कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि है। कवित्व शक्ति तथा प्रतिभा के कारण ही कवि कुल गुरु की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया। कहा जाता है कि कालिदास महामूर्ख थे। वे पेड़ की जिस ढाल पर बैठते थे उसी को काटने लग जाते थे। सॉरी। वे पेड़ की जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटने लग जाते थे। वहां के राजा की पुत्री विद्योत्तमा समस्त विद्या और कला में निपुण थी। राज्य के पंडितों ने से इस राजकुमारी का मान मर्दन करने के लिए कालिदास को पकड़कर राजा के दरबार ले गए। पंडितों द्वारा राजा के समकक्ष कालिदास के विद्वत्ता की मिथ्या प्रशंसा करने पर राजा ने प्रसन्न होकर अपनी विद्वान पुत्री का विवाह मूर्ख कालिदास के साथ कर दिया। विद्योत्तमा को कालिदास की जड़ता मूर्खता का ज्ञान हुआ तो उसने कालिदास को बहुत कुछ बुरा भला कह दिया। अपनी पत्नी के तीखे शब्दों को सुनकर कालिदास घर छोड़कर विद्या अध्ययन के लिए चले गए। अनेक वर्षों तक व्याकरण और काव्य शास्त्र का अध्ययन करने के बाद जब वे घर लौटे तो विद्योत्तमा ने उनका हृदय से स्वागत किया। इसको आधार मानकर ही कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना की थी। कालिदास गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी के समकालीन थे। जो विद्वान कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन मानते हैं उनका तर्क है कि चूंकि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नामक राजा होने का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, अतः कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समकालीन थे। सॉरी। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार कालिदास उज्जैन में रहने वाले एक ब्राह्मण थे और शैव मतावलंबी थे। कुछ कश्मीर को कालिदास की जन्मभूमि मानते हैं। बंगाली साहित्यकार बंगाल का निवासी मानते हैं। वी.ए. स्मिथ के अनुसार कालिदास मालवा प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान के निवासी थे। कालिदास की रचनाएं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की रचनाओं में 4 काव्य जिसके अंदर ऋतु संहार और मेघदूत तो खंड काव्य है, जबकि कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य है। उन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं। नंबर 1 है विक्रमो उर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब शुरुआत में हम उनके 4 जो काव्य रचना है उसके विषय में अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले खंड काव्य ऋतु संहार। यह है गीति काव्य है यानी खंड काव्य है। इसमें 6 सर्ग है और प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु क्रम से ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत तक 6 ऋतुओं की बात है। 6 ऋतुओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। अधिकांश विद्वानों ने ऋतु संहार को कालिदास की प्रथम कृति माना है। अधिकांश विद्वानों ने ऋतु संहार को कालिदास की प्रथम कृति माना है। उनकी मान्यता है कि ऋतु संहार में महाकवि की भावनाओं तथा भाषा का वे परिष्कृत और विकसित रूप नहीं मिलता जो उनकी अन्य रचनाओं में मिलता है। कालिदास की सर्वप्रथम कृति भी यही है। नंबर 2 है मेघदूत। मेघदूत एक छोटा सा खंड काव्य 100 से भी कुछ अधिक श्लोक है।
गीति काव्य और खंड काव्य एक ही होता है, जिसमें दो खंड है, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। इस काव्य में एक यक्ष का वर्णन है, जिसे अपने स्वामी कुबेर के साप यानी श्राप के कारण अपनी पत्नी को अलकापुरी में छोड़कर रामगिरी पर्वत पर निर्वासित होना पड़ा था। पत्नी में ये विद्रोह उसके लिए असहनीय सिद्ध हुआ। वर्षा ऋतु में जब उसने एक मेघ को उत्तर दिशा में पर्वत की ओर जाते देखा, तो उसने उस मेघ को संबोधित करते हुए अपनी प्रिया तक अपना विरह संदेश पहुंचाने का आग्रह किया। पूर्व मेघ में प्रकृति के मनोरम दृश्यों तथा बरसात की उन्मादक रंगीनियों का उत्कर्ष चित्रण है। इसमें रामगिरी से अलका तक पहुंचने के लिए मार्ग निर्देशन किया गया है। उत्तर मेघ सौंदर्य और प्रेम के नवीनतम अनोखे अभिरामतम चित्रण से भरा हुआ है। भावाभिव्यंजना तथा प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से यह अत्यंत ही सुंदर काव्य है। यानी कि इसको दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में प्रकृति के मनोरम चित्रण का वर्णन है और उत्तर मेघ में मेघदूत की घटनाएं हैं। तीसरा है कुमार संभव। ये महाकाव्य है कालिदास का और इसमें 17 सर्ग है। कुमार संभव की कथा वस्तु का आधार शिव पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित कथाएं हैं, किंतु कालिदास ने अपनी कल्पना के सम्मिश्रण से उन पौराणिक घटनाओं में जो नवीनता, सरलता एवं लालित्य उत्पन्न किया है, उसमें ये काव्य मौलिकता सा प्रतीत होता है। इसके प्रथम सर्ग में पर्वतराज हिमालय के सौंदर्य का हृदयग्राही वर्णन, दूसरे सर्ग में बसंत ऋतु एवं वन की अनुपम शोभा, तीसरे में शिव की समाधि, चौथे में शिव द्वारा कामदेव का दहन तथा रति का करुण विलाप, पांचवें में पार्वती की तपस्या तथा बटु वेशधारी शिव और पार्वती में संवाद तथा बाद के सर्गों में शिव पार्वती का विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म, देवताओं का सेनापति नियुक्त होना तथा तारकासुर वध आदि का वर्णन है। कुमार संभव में पार्वती के यौवन जनित रूप, सौंदर्य रति का विलाप तथा शिव पार्वती विवाह आदि के कतिपय प्रसंग अत्यंत ही भावपूर्ण, आकर्षक एवं सुंदर बन पड़ते हैं। काव्य कला की दृष्टि से ये बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की रचना है। नेक्स्ट है रघुवंश। ये महाकाव्य है, इसमें 19 सर्ग है। रघुवंश का मूल स्रोत वाल्मीकि कृत रामायण है। रघुवंश में सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर राम तथा राम के वंशज राजाओं का चरित्र वर्णन है। इसमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश आदि 29 राजाओं की जीवन घटनाओं और उसकी कथाओं का वर्णन है। वशिष्ठ तथा वाल्मीकि ऋषियों के आश्रमों के वर्णन में शांत रस का, अज तथा राम के युद्धों के वर्णन में वीर रस का और राजा अग्निवर्ण के विलास वर्णन में श्रृंगार रस का सुंदर निष्पादन हुआ है। रघुवंश की रचनाओं का मूल उद्देश्य रघु की वंश परंपरा वर्णन के साथ राम के जीवन घटनाओं का से विस्तार वर्णन करना रहा है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु राम व उनके जीवन वर्ष का वर्णन 10वें सर्ग से 16वें सर्ग तक 7 सर्गों में किया गया है।
जबकि राम के पूर्वज दिलीप, रघु, अज और दशरथ के जीवन वर्तों का वर्णन प्रारंभ के 9 सर्गों में तथा राम के आगे की वंश परंपरा का वर्णन अंतिम 3 सर्गों में संक्षिप्त रूप में पूरा कर दिया गया है। रघुवंश में रघु के पुत्र अज का इंदुमती से विवाह, कोमल माला के गिरने से इंदुमती की मृत्यु और अज का करुण विलाप, पुष्पक विमान द्वारा राम और सीता का रमणीय स्थलों का भ्रमण आदि का अत्यंत मनोरम व चित्ताकर्षण चित्रण हुआ है। ये हमने पढ़ा था कालिदास की काव्य रचना, जिसके अंदर 2 खंड काव्य अर्थात गीति काव्य और 2 महाकाव्य। खंड काव्य थे मेघदूत और ऋतु संगार, और गीति और महाकाव्य थे रघुवंश और कुमार संभव। अब हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है 3 नाटक। विक्रम और उर्वशीय। विक्रम और उर्वशीय नाटक का मूल स्रोत ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण तथा मत्स्य पुराण में वर्णित पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। यह पुरूरवा और उर्वशी नाटक के नायक और नायिका है। पुरूरवा का देवलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम होना, निषिद्ध वन में जाने से उर्वशी का लता बन जाना, पुरूरवा का उसके वियोग में पागल होकर इधर उधर भटकना, संगमनीय मणि द्वारा उर्वशी को पुनः अपने असली रूप में प्रकट होना और अंत में दोनों का पुनर्मिलन होना आदि का बड़ा मार्मिक चित्रण इस नाटक में किया गया है। विक्रम और उर्वशीयम। मालविकाग्नि मित्रम। ये ऐतिहासिक नाटक है। इसमें 5 अंक है। इसमें शुंगवंशी राजा अग्निमित्र तथा उसकी रानी इरावती को परिचारिका मालविका की प्रेम कथा है। मालविका अपने लावण्य में सौंदर्य से अग्निमित्र का हृदय जीत लेती है। रानी इरावती को जब इस प्रेम व्यापार का पता चला तो मालविका को कारावास में बंद करवा देती है। अंत में यह मालूम होने पर कि मालविका भी राजकुमारी है, तब अग्निमित्र से उसका विवाह हो जाता है। ये मालविकाग्नि मित्रम का एक नाटक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का ये नाटक संस्कृत का उत्कृष्ट नाटक है। इस नाटक की कथा वस्तु के आधार महाभारत और पद्म पुराण के मूलतः वह अंश है जिसमें ऋषि विश्वामित्र के तपोभंग, शकुंतला की उत्पत्ति और दुष्यंत से प्रेम तथा गंधर्व विवाह का वर्णन है। कालिदास ने इस पौराणिक कथानक के आधार पर 7 अंकों में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत सिंह तथा शकुंतला के प्रेम वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। प्रथम अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला एक दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न होना। चतुर्थ अंक में ऋषि कर्णव द्वारा शकुंतला को पति गृह के लिए विदा करना। पंचम अंक में ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण दुष्यंत का शकुंतला को ने पहचानना तथा शकुंतला का अपनी माता मेनका के साथ मारीच ऋषि के आश्रम में रहना। छठे अंक में अंगूठी के मिलने पर दुष्यंत को शकुंतला की याद आना और दुखी होना। 7वें अंक में स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत का मारीच ऋषि के आश्रम में अपने पुत्र सर्वदमन भरत तथा शकुंतला से मिलना आदि प्रसंगों का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया गया है। नाटक के संवाद रोचक तथा भाषा पात्रों के अनुरूप है। नाटक में श्रृंगार और करुण रस का सुंदर निष्पादन हुआ है। शकुंतला के हृदय में दुष्यंत के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, दोनों का मिलन और गांधर्व विवाह में श्रृंगार रस का सुंदर निष्पादन हुआ है। और इसी कारणों द्वारा शकुंतला को पतिगृह के लिए
विदा करने के अवसर पर करुण रस का निष्पादन हुआ है। 5वें अंक में राजा दुष्यंत द्वारा अपमानित होकर रोती हुई शकुंतला का के गमन का दृश्य भी बड़ा करुणाजनक है। इस नाटक का संबंध में तो प्राय ये कहा जाता है कि जिसने इस नाटक को नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। इस प्रकार हमने कालिदास के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और याद करने जो कालिदास की रचनाएं हैं, मेरा उद्देश्य केवल याद कराना ही है। इसको आप लोग अदरवाइज मत लेना। याद इसकी रचनाएं जो हमारे को हमारे सर ने बताई थी उसके आधार पे हम बताते हैं कि जैसे कालिदास की जो रचनाएं हैं, हम शुरुआत करते हैं खंड काव्य से। मेघदूत और ऋतु संहार। जो वर्षा आती है मेघदूत वो खंड खंड में आती है और ऋतुएं भी खंड खंड में होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है ना, शरद ऋतु, शिशिर, ग्रीष्म आदि जो ऋतुएं हैं वो खंड खंड में होती है। तो मेघदूत और ऋतु संहार ये क्या है, खंड काव्य है। मेघदूत यानी कि मेघ की जो बारिश होती है वो टुकड़ों में होती है, इसलिए उसको भी खंड काव्य में रखा जाता है। नेक्स्ट है महाकाव्य। महाकाव्य के अंदर जैसे भगवान श्री राम है, रामायण एक महाकाव्य है, वैसे ही रघुवंश नाम से मालूम पड़ता है कि रघुवंश यानी कि भगवान श्री राम के पूर्वजों का इसमें अध्ययन है। तो ये किसी एक का तो वर्णन है नहीं, उसके पूर्वजों का, अनेक पूर्वजों का अध्ययन है, तो वो एक महाकाव्य हो गया। ठीक है। फिर है कुमार संभव। कुमार संभव यानी कुमार कार्तिकेय को आधार बना के लिखा गया होगा, तो वो भी एक व्यक्ति विशेष के बारे में है। और एक जैसे रामायण में श्री राम के बारे में विस्तार से वर्णन है, वैसे इसमें भी कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय के बारे में विस्तार से अध्ययन होगा। अतः ये एक महाकाव्य है। अब लास्ट है नाटक। जैसे महिलाएं नाटक करती है तो जिसमें महिला का नाम आता है वो उसके नाटक है। जैसे विक्रमो उर्वशी यानी कि उर्वशी शब्द आ गया तो वो कालिदास का नाटक है। मालविकाग्नि मित्रम, मालविका महिला का नाम है तो वो उसका नाटक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम यानी कि इसमें शकुंतला है, तो इस प्रकार से ये भी उसका नाटक है। इस प्रकार से हमने एक शॉर्ट ट्रिक से उस कालिदास की रचनाओं को याद करने का प्रयास किया है और निश्चय ही ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।